सुप्रभात दीप्ति मैम। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक वैभव सर के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय वैभव सर। धन्यवाद नीरज जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सुबह हमारे नए शिक्षक मित्रों के साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप जी की स्कूल के साथ जुड़ रहे हैं और दीप्ति जी ने बहुत अच्छी प्रार्थना से आज का ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं सारे शिक्षक मित्रों को पूछना चाहूंगा कि आप सब कैसे हैं? चलिए बढ़िया। तो हाँ, प्रवीण जी, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल अनम्यूट करके रखना ताकि मुझे शिक्षकों की भी आवाज थोड़ी सुनाई दे और मैं उनको उनके सवालों के या फिर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उनके जवाब दे सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रवीण जी। तो सबसे पहले सुबह सुबह ऊर्जा की बहुत जरूरत रहती है और हम में बहुत सारी ऊर्जा होती भी है। तो हम आज के शुभ दिन की शुरुआत तालियों से करेंगे। तो मैं जैसे ताली बजाता हूं वैसे ही आप सभी को ताली बजानी है और मेरे साथ जुड़ना है। अभी आपके हाथ में जो भी नोट पेन जो आपने रखा है वो भी आप नीचे रख दीजिए। लाइक के साथ अभी लय बदलना है। तो वैसे तो विंटर का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, बट हम ठंड में भी अगर चाहे तो इंसानों में इतनी ताकत है कि वो ठंड में भी बारिश ला सकते हैं। तो चलिए हम बारिश भी लाते हैं और उस हिसाब से सभी को बारिश का एहसास करवाते हैं। तो आप सभी को मेरे साथ करना है। तो सबसे पहले हम एक उंगली से ताली बजाएंगे। देखिए आपके आसपास बूंदाबांदी शुरू हो गई होगी, अच्छे से करें। देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है ना। अब दो दो उंगलियों के दो उंगलियों से बूंदाबांदी थोड़ी, हाँ बूंदाबांदी थोड़ी फास्ट हो गई है ना। हाँ, तीन उंगली से तेज बारिश आ रही है। ठीक है, और चार उंगली से जबरदस्त वावाझोड़ा तूफान बारिश का। चलिए, तो आप सभी के लिए अभिनंदन। अच्छा, अगर आपने ताली बजाई है, आपको ये अच्छा लगा है, आप देखिए कि आपके शरीर में एक हलचल सी हो रही है, श्वास फूल गई है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो गया है और शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है, संचार हो रहा है। तो ये ताली बजाना जो है ना वो बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हम बच्चों को किन किन तरह से ताली बजाते हुए हमारे साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम इससे सीख सकते हैं। चलिए बढ़िया। तो अब मैंने एक वीडियो लिंक आप सभी को भेजी थी, सही है ना? कितने लोगों ने वो वीडियो लिंक देखी है, वो गीत सुना है? जरा हाथ उठा के बताए। अरे वाह, चलिए बढ़िया। तो आप सभी ने वो देखी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि वो वीडियो लिंक में जो गीत था, वो गीत के शब्द जो है वो क्या कहना चाहते हैं? हमारे शिक्षक मित्रों में से कोई? देखिए, जैन शिक्षा समृद्धि है ना, जैन शिक्षा समृद्धि का आपने सिंबल भी देखा होगा। और आपने जब सिंबल देखा है तो उसमें देखिए कि दो बच्चे हैं और पांच अलग 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 कलर के गुब्बारे हैं। ऐसा है कि नहीं है? जो नीरज जी बैठे हैं उसके पीछे अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं।
तो है ना, तो जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हम ये जो शिक्षकों के लिए वार्तालाप कर रहे हैं, एक अभ्यासक्रम चला रहे हैं, वो क्यों चला रहे हैं और अंत में उसका उद्देश्य क्या है, वो चित्र से कोई बता सकता है? फिर उसके साथ हम वो गीत वाला भी बात कर सकते हैं। नीरज जी जो बैठे हैं उसके पीछे जो चित्र दिख रहा है आप लोगों को, है ना, तो वो चित्र क्या कहना चाहता है? कौन बताएगा? वो हमारा लोगो है जैन शिक्षा समृद्धि का, तो वो लोगो क्या कहना चाहता है अपने मन से? हाँ, ठीक है। कोई बोला, मुझे जरा, मुझे वो दिखाई नहीं दिए, बट आप अपनी आवाज थोड़ी और बुलंद कर सकते हैं। वो उसके हैंड में बॉल टाइप बने हैं, तो वो उसको मतलब आप बोल सकते हैं उसकी मुट्ठी में पूरा संसार है, वो ऐसे करके खड़ी है। हाँ, वो आप गीत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं बहुत अच्छा किया। आपका शुभ नाम क्या है? आरती नापे। आरती जी, बरोबर है? आरती नापे। ठीक है। हाँ, मैं मतलब भारती या आरती ऐसा कुछ मैंने सुना। भारती जी, ठीक है। तो धन्यवाद भारती जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जैन शिक्षा समृद्धि का सिंबल है, जो लोगो है, वो लोगो जो है वो ये कह रहा है कि हमारे सामने जो भी बच्चे हैं और विश्व में जितने भी बच्चे हैं, उनको इस तरह से शिक्षा मिले कि जिससे उनकी जीवन में खुशहाली हो, ठीक है, वो खुश रह सके, ठीक है, वो अपना जीवन अपनी समझ से खेलते हुए, जीवन के चढ़ाव उतार को झेलते हुए, समझते हुए अच्छे से जी सके। तो ज्यादातर जैन शिक्षा समृद्धि यानी जो हमारा लोगो है और जैन शिक्षा समृद्धि का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्राइमरी स्कूल्स में जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन सारे शिक्षकों को उस तरह की प्रवृत्ति में शामिल किया जाए जिससे वो भी खुशहाल रहे और वो खुशहाली वो बच्चों तक पहुंचाए। तो इस कार्यक्रम में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी एक संस्था है, कमल सर है, भाविक सर है, दीपक सर है, पिनाक्षी जी है और बहुत सारे हमारे सदस्य है जो तरह तरह से प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों को सीखते सिखाते हुए उनको खुशहाल बना सकते हैं। इस तरह के प्रवृत्ति में हम सब लगे हुए हैं। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि भारती जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई मुट्ठी की कुछ बात कही कि हम मुट्ठी में क्या होता है। चलिए, मैं और भी एक दो अभिप्राय लेना चाहूंगा। कौन शिक्षक बताएगा कि आपको वो गीत से क्या समझ में आया? है ना? और होगा क्या शिक्षक मित्रों कि हमारा ये जो पूरा सत्र है ना, वो पार्टिसिपेटिव रहेगा। मतलब मैं भी बात करूंगा और आप भी बात करेंगे, ठीक है? और जितनी हम ज्यादा बात करेंगे उतना हम ज्यादा सीखेंगे और हमें और आनंद आएगा। क्या मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूं कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे? चलिए, बढ़िया। तो अभी कौन बताएगा वो गीत के शब्दों को और गीत के शब्दों को सुनकर आपको कैसा लगा? चलिए, पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ है। हाँ, अपना नाम बताए। हाँ, ठीक है। दिलीप जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि नाम जो है ना वो हम चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, बताइए। सर उस वीडियो के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा था और मतलब ये उससे बताया जा रहा था कि ये जो बच्चे हैं वही हमारे देश का प्रेजेंट और फ्यूचर है। मतलब बहुत अच्छा। हमारे
बहुत अच्छा टीना जी, बच्चे हैं और बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर है। वो आपने वो मैसेज उससे ग्रहण किया है, बहुत अच्छा। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, भारती जी के लिए भी ताली, कि आपने एक सही मैसेज उनसे पकड़ा है। चलिए, और कोई? जैन शिक्षा समृद्धि का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है ना, वो इस गीत में भी बरोबर बखूबी बाहर आता है। ठीक है, और कोई बताएगा, बताना चाहेगा? अच्छा, गीत आप सब, हाँ बताइए। प्रवीण जी, कैमरा थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मैं उनका चेहरा पूरा नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद। लक्ष्मी जी, बोलिए लक्ष्मी जी। जो कुछ करना है वो हमें ही करना है, मतलब हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है वो हमें ही सुलझानी है आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लक्ष्मी जी। हमारी हम है ना, हथेली पे रेखाएं है सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाना है उसको, ये अपना कर्म है। ठीक है ना, कोई सुलझाने आएगा नहीं, हमें ही सुलझाना है, हमें ही वो रेखाओं को जोड़ना है। तो ऐसी शिक्षा मिले बच्चों को कि ताकि वो खुद को समझते हुए दुनिया को भी समझ सके, और वही समझन से वो अपने जीवन को और अच्छे गति से, मजबूती से जी सके। बढ़िया, बहुत अच्छा लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई है? हाँ, बहुत अच्छा, आप सब भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कैमरा ऊपर, हाँ, अपना नाम? साक्षी जी, बताइए साक्षी जी। बच्चों को ये बताना है कि जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको तो साथ नहीं चलना है, जो पीछे रह रहे हैं पीछे और क्यों देखना है, आगे बढ़ नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए, उसमें ऐसा है कि हमारे पीछे कोई आए ना आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर ले, और अगर हम सही दिशा में होंगे तो लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। तो हमें सही दिशा चुननी है, और वो बल देना है बच्चों को कि आप सही दिशा में हमेशा आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा लक्ष्मी जी, आपने पार्टिसिपेट किया, साक्षी जी, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। और कोई है शिक्षक मित्र जो कुछ कहना चाहता है? हाँ, इस गीत में सब जो मोटिवेट किया गया है, आत्मविश्वास जगाया गया है बच्चों के लिए कि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारी बुद्धि में पूरा संसार है और उसको हम पा सकते हैं अपनी कोशिश करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जाहिदा जी, बहुत अच्छा। तो मतलब आप सबने वो ध्रुव की कहानी सुनी होगी ना, हमने ध्रुव का तारा, है ना, ऐसी कहानी सुनी है ना बचपन में सब लोगों ने। तो वो गुरुजी ने, है ना, ध्रुव, वो तारे का नाम ध्रुव क्यों दिया, ये हमें सोचने वाली बात है। तो ध्रुव ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, तप की, जीवन की समझ बढ़ाई, और जब वो वापस संसार में आया तो उसका ज्ञान, उसकी समझ देखकर, और उसका कार्य क्षेत्र, मतलब वो जो काम करना चाहता था उसने अपने आप को पा लिया था, और उसी के कारण गुरुजी ने वो तारे का नाम ध्रुव तारा रखा कि पूरे संसार में तुम ध्रुव नाम से ये तारा जाना जाएगा। ठीक है, तो ये होता के बात करेंगे। तो जो पहली दिशा जिससे पहचाने संसार तारा, हाँ, दिशा जिससे पहचाना, तो पूरी दुनिया उसको तारे के नाम से जानती है। क्या आवाज आ रही है? हाँ, चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी के लिए फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। 5 शिक्षकों ने, साक्षी जी है, लक्ष्मी जी है, भारती जी है, टीना जी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने गीत को समझा है और बात की है। ये गीत आप जब अकेले भी हो या फिर प्रार्थना के रूप में भी आप जब चाहे तब सुन सकते हैं। ये गीत ऊर्जा से भरा हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरा जो गीत है वो एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए गा रहा है, और उनको वो शिक्षा दे रहा है कि आपकी मुट्ठी में ही
हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, मतलब आपकी मुट्ठी में ही ये आकाश की उड़ान छुपी हुई है, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। ठीक है, तो वो शिक्षा के माध्यम से हम वो ताकत बच्चों में डालते हैं। ठीक है, तो इसको प्रार्थना के रूप में भी हम जब चाहे तब सुन सकते हैं, और एक एक शब्द गौर करने जैसा है, एक एक शब्द सोचने जैसा है, उसके ऊपर चिंतन करने जैसा है। हम एक एक शब्द के ऊपर पूरा विस्तार से बात कर सकते हैं। पर आज हम उसी गीत के कंटेक्स्ट में आज का सत्र करेंगे, क्योंकि जैसे भारती जी ने सबसे पहले बताया था, भारती जी या टीना जी ने बताया था कि इतने सारे बच्चों का जो भविष्य है वो देश का भविष्य है। तो होता क्या है कि जो शिक्षा का माध्यम है, और शिक्षकों के लिए अपना जो क्लासरूम होता है ना, वो एक प्रयोगशाला होता है, एक लेबोरेटरी होता है। तो वो प्रयोगशाला और लेबोरेटरी में जैसा काम होता है ना, वैसे आविष्कार दुनिया में होते हैं। समझ रहे हैं आप, मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों को? तो हम बच्चों के नएपन का आविष्कार करते हैं क्लास के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, प्रयोगशाला के माध्यम से। दूसरी एक बात, आपने वो गीत में देखा होगा कि वो जो शिक्षक है वो छात्रों को क्लासरूम में वो गीत नहीं सुना रहा है, वो उसको खुले मैदान में ले जा रहा है, पहाड़ों के बीच ले जा रहा है, पत्तों के पेड़ों के बीच ले जा रहा है, और वहां वो ये गीत उनको सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा क्लासरूम के अलावा भी बहुत अलग अलग जगह से उपलब्ध होती है। जैसे कि मैं कभी कभी प्रयोग करता हूं, मैं अलग अलग स्कूलों में, संस्थाओं में कहानी कहने जाता हूं, तो मैं पेड़ के नीचे कहानी कहता हूं, मैं उनको सीढ़ियों के ऊपर बिठा के कहानी कहता हूं, मैं उनको खुले मैदान में ले जाके कहानी कहता हूं। कभी कभी ठंड का मौसम है तो मैं धूप में खड़े रखकर उनको कहानी कहता हूं। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो क्लासरूम के अलावा भी मैं उनको तरह तरह से, इस तरह से बात करता हूं, कहानी कहता हूं, जिससे वो अपने आप के साथ भी कनेक्ट हो और उनको अच्छा भी लगे और वो समझे। क्योंकि शिक्षा में जब भी हम काम करते हैं तो बच्चा अगर प्रकृति से नहीं जुड़ रहा है ना, तो वो शिक्षा का जो मतलब है, जो मीनिंग है ना, वो उस तक पहुंचता नहीं है। तो हमें भी छोटे मोटे जब भी हम चाहे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और गांव की जो संस्कृति होती है, गांव की जो समृद्धि होती है, उसमें ये ज्यादा मुमकिन होता है, शहर में ये कम मुमकिन होता है। तो आप सबको भी जब जब मौका मिले तो एक शिक्षक के रूप में आपके मन के जो भाव है, जो आप सिखाना चाहते हैं, एक लगन है, तो छात्रों को प्रकृति के साथ जोड़कर भी ये बातें जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने अभी एक कहानी की आप लोगों को बात की, तो क्या मुझसे आप कहानी सुनना चाहोगे? अच्छा, आप में से कितने शिक्षक मित्र ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल में कहानी कहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कि हम अपने बच्चों को क्लास में कहानी कहते हैं। अच्छे से हाथ उठाए, मुझे दिखाई दे ऐसे। हाँ, दीप्ति जी का हाथ है, जाहिदा जी का हाथ है, टीना जी का हाथ दिखाई दे रहा है पीछे, फिर मेरे ख्याल से भारती जी का भी हाथ है, और बाकी सारे शिक्षक मित्र भी है। तो बहुत अच्छा। एक चीज हमें ये भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि शिक्षक का योगदान बच्चों के विकास में कैसे होता है, उस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं अभी अपनी पीपीटी भी आपसे शेयर करता हूं, पर पीपीटी शेयर करने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो शिक्षक मित्रों, एक छोटा बच्चा था, वो स्कूल में शिक्षा ले रहा था, पढ़ रहा था, रोज क्लास जाता, और उसके शिक्षक जो है ना, वो उसको अलग अलग चीजें पढ़ाते। तो हुआ क्या कि एक दिन कुछ परिवेशक, मतलब इंस्पेक्टर, स्कूल में शिक्षा के जो इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो उस साला में, उस गांव में इंस्पेक्शन के लिए आए। तो सब छात्र क्लास में बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर अचानक आ गए क्लासरूम में, वो शिक्षक भी थे वर्गखंड में। तो छात्रों को इंस्पेक्टर ने कुछ काम दिया, तो
सारे बच्चे अपनी नोट पेन निकाल के वो काम करने लगे। तो शिक्षक ने देखा कि एक छात्र जो है वो काम नहीं कर रहा था या फिर वो उलझा हुआ था। इंस्पेक्टर ने जो सवाल पूछा वो सवाल उसको समझ में नहीं आया या फिर उसको जवाब नहीं आता था, तो वो उलझा था और सोच रहा था क्या लिखूं क्या लिखूं। शिक्षक का ध्यान उस छात्र पे गया, तो वो छात्र के पास थोड़े दूर जाके खड़े रहे और इंस्पेक्टर क्लास में घूम रहे थे और सब बच्चों को देख रहे थे कि वो लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। तो वर्गखंड के उस शिक्षक ने वो छात्रों को, जो छात्र लिख नहीं पा रहा था, उसको इशारा किया, ऐसे इशारा किया, और वो छात्र ने वो शिक्षक की तरफ देखा। तो शिक्षक ने उसको क्या बोला, तो वो छात्र शिक्षक की ओर देखने लगा कि ये क्या कह रहे हैं। वापस वो छात्र को समझ में नहीं आया, तो शिक्षक थोड़े गुस्से हो गए, उनको थोड़ी चीड़ आ गई, तो बोले, तो वो छात्र को समझ में नहीं आया और फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, छात्र समझ नहीं पाया, तो शिक्षक भी चिढ़ गए और थोड़ी देर में वो इंस्पेक्टर क्लासरूम से चले गए। उसके बाद वो शिक्षक ने छात्र को डांटा, तुम्हें अक्ल बक्कल है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिक्षक बता रहा है कि तुम्हें नहीं आता है तो बाजू वाले में से कॉपी कर लो, तो कॉपी क्यों नहीं किया। और छात्र जो है वो अंदर से एकदम दुखी हो गया, क्योंकि इसी शिक्षक ने शाला में ये भी सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है, और यही शिक्षक मुझे कॉपी करने के लिए कह रहे थे, तो मैं कैसे करूं। और वो प्राइमरी स्कूल का छात्र था। तो छात्र दुखी भी हुआ और सोच में पड़ गया। आप सबको पता है वो छात्र कौन था, कौन बताएगा। चलो, पीछे हाथ खड़ा हुआ है, 2 हाथ खड़े हुए हैं, जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है। अच्छा, आपका नाम नौरीना जी है। हाँ, नौरीना जी बताइए कौन था वो व्यक्ति। गांधी जी थे और उन्होंने जो इंस्पेक्शन आए थे उन्होंने बोला था कि नकल कर दी, मतलब अपने बगल वाले की कॉपी में देख लो, ये चैप्टर 6 क्लास में है, इंग्लिश की बुक में। बहुत अच्छा, हम नौरीना जी के लिए सब लोग मिलके ताली बजा सकते हैं, बहुत बढ़िया। बट नौरीना जी, आप ये याद रखिए, उस समय वो गांधी जी नहीं थे, उस समय वो मोहन थे, मोहन। और मोहन को पता नहीं था कि वो बड़े होके बापू बनने वाले हैं, महात्मा गांधी बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो मोहन के मन में ऐसा असर था कि शिक्षक मुझे झूठ करने के लिए, गलत करने के लिए, शिक्षक ने मुझे सही करना बोला है, सिखाया है, तो मैं गलत नहीं करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये कहानी थी। अच्छा, आप दूसरी कहानी सुनना चाहोगे, सत्य कहानी, सत्य घटना के पे आधारित। चलिए, तो ऐसी ही एक साला थी, और ये साला जो है वो घने जंगल के बीच में थी, मतलब हरियाली भी बहुत सारी थी, और उस साला में भी एक छोटा सा बच्चा पढ़ता था, और वो छोटा सा बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता था, बहुत रसपूर्वक पढ़ता था। उसके शिक्षक जो भी सिखाते थे वो अच्छे से लिखता था और फिर उसको समझने का प्रयास करता था। और उसके शिक्षक भी बहुत रचनात्मक थे, उनको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत दिल से पढ़ाते थे। छात्र जब तक समझे नहीं, छात्र के मन में सवाल खड़े ना हो, तब तक वो उनको समझाते थे और अच्छी तरीके से बच्चों के सामने अपनी बात रखते थे। तो एक बार उन्होंने अपने क्लासरूम में विमान, है ना, हवाई जहाज कैसे उड़ता है उसका चित्र बनाया और बताया।
तो सारे छात्र मंत्रमुग्ध होके वो सब देखने लगे, समझने लगे। फिर कुछ छात्रों ने सवाल किया कि सर, आप ये जो समझा रहे हैं ये मुमकिन कैसे हो सकता है? जहाज गिर नहीं जाएगा, हवा में उड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जहाज। तो फिर वो जो उसके गुरुजी है वो उनको दरिया के किनारे ले गए, और दरिया के किनारे ले गए और उन्होंने उड़ते हुए पंछियों को बताया कि देखो पंछी कैसे उड़ते हैं, किस तरह से वो गति करते हैं, किस तरह से पानी में डुबकी लगाते हैं, उनकी जो एरोडायनेमिक जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, वो अपने पंखों का उपयोग, आगे से अपनी जो चोंच है उसका उपयोग वो कैसे करते हैं, और कैसे पानी में डुबकी लगा के अपना शिकार करते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं, ऐसे। तो वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तरीके से दरिया पे जाकर बताई। और जो बच्चा, जो विद्यार्थी उनसे ये सीख रहा था, उसके मन में एक सपना इन बातों ने बो दिया, और उसने तय कर लिया कि वो बड़ा होकर एक पायलट बनेगा और विमान को उड़ाएगा। बता सकते हैं वो बच्चा कौन था? कौन बताएगा? चलिए गैस कीजिए, वो बच्चा कौन था? हम गप्पे मार सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अच्छा चलिए, हमारे एक शिक्षक मित्र ने हाथ खड़ा किए हैं, उनसे हम आप बोलिए, अपना नाम बताए। हेमंत जी, बढ़िया। तो हेमंत जी बताइए कि वो बच्चा कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम जी। अरे वाह, हम हेमंत जी के लिए बहुत सारी तालियां बजा सकते हैं, है ना? तो एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, जब वो छोटा बच्चा था ना तो वो सिर्फ अब्दुल था और कुछ नहीं था, सिर्फ अब्दुल था, ठीक है? हम अभी उनको बहुत सम्मान से बात कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, सर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? तो वो छोटा सा अब्दुल था, बट वो अब्दुल के मन में वो शिक्षक मित्र ने ऐसे, वो गुरुजी ने ऐसे एरोडायनामिक के पाठ पढ़ाए, ऐसे विमान के बारे में बताया कि उसके मन में वो जो बीज है ना वो चिपक गया, और उसने तय कर लिया कि मैं बड़ा होकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा। और देखिए आप, उसने बहुत कठिन संघर्ष किए, ठीक है? घर घर पे वो सुबह सुबह वो जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, अखबार डालने जाते थे। आप चाहे मोहनदास करमचंद गांधी है या फिर अब्दुल कलाम है या देश के जितने भी ऐसे महान लोग हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे चाणक्य हो, कोई भी हो, ऐसा हर एक राष्ट्रपति राधा कृष्ण हो, ठीक है, उनकी आत्मकथा, बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिले तो शिक्षक को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो वो उसने मन में बो लिया वो सपना, और फिर क्या किया? उसने कठिन मेहनत की, तपस्या की, तप किया, और वो राष्ट्रपति, पहले वो साइंटिस्ट बने और ऐसे ऐसे साधनों का विकास किया कि जिससे देश की रक्षा हो सके, देश ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके, हथियारों के माध्यम से अपनी सुरक्षा अच्छी कर सके। और उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया गया, और जब वो राष्ट्रपति बने ना, उसने 55 में जो सपना देखा था ना पायलट बनने का, उन्होंने राष्ट्रपति होते हुए देश के जो फाइटर प्लेन होते हैं ना, वो फाइटर प्लेन उन्होंने उड़ाए। तो आप ये मान कर रखिए कि आपने अपने लिए बचपन में या अभी जो भी सपना बोया है, वो यूनिवर्स किसी भी स्वरूप में आपके सामने लेकर आ सकती है। हमें उस दिशा में काम करना है, तन मन से काम करना है, हमें ज्यादा गति से, मतलब दिल से, हृदय से, भावनात्मक रूप से, तत्परता से वो कार्य करने हैं जो हमारे अंदर बीज के रूप में कहीं ना कहीं छिपे हुए। और जब हम काम करते हैं तो हमारे क्लास के छात्र जो है ना, वो हमें देखते हैं और उनमें भी वो तत्परता बढ़ती है, ठीक है?
वो आपके और नजदीक आते हैं, वो आपको सवाल करते हैं। और ये जब होने लगता है तो मानिए कि हम एक अच्छे शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षक मित्रों, आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों सत्य घटना पर आधारित कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा, तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल ये है कि आप कैसे शिक्षक बनना चाहेंगे? कहानी एक जो मैंने मोहन वाली सुनाई थी वो, कि कहानी दो जो अब्दुल वाली सुनाई थी वो? आज आपको तय करना है। नहीं, देखो सबने आवाज नहीं दी, मैं देख पा रहा हूं, है ना? दोनों, ये दोनों वाले कौन है? छात्र को मदद कर देंगे कॉपी करने में, ऐसे शिक्षक कौन है? जरा हाथ उठाए। हाँ, चलिए हम हाथों के इशारे से बताएंगे। जो लोग पहले वाली कहानी के शिक्षक बनना चाहते हैं वो एक करके उंगली ऐसे खड़ी करें। कर सकते हैं, हाँ, आप घबराइए मत। चलिए, दो वाले, कहानी दो वाले शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। दिलीप जी जरा फोटो ले लीजिएगा। इन सभी शिक्षक मित्रों का फोटो अच्छे से ले लीजिए, ठीक है? फिर मैं वहां आऊंगा ना तो मैं पूछूंगा उनको। चलिए, बढ़िया। तो बहुत खुशी की बात है कि आप कहानी दो के शिक्षक मित्र, शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो फिर से एक बार बच्चों वाली तालियां हो जाए अपने खुद के लिए। ये दो अच्छी कहानी सुनने को मिली, उसके लिए तालियां बजा ले। वाह, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और मेरे सवाल है, वो सवालों के लिए आपको एक ही मिनट, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये मैं आ गई है। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाथ उठाकर बताए हाँ। चलिए, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने बता दिया कि भाई आप कहानी दो के शिक्षक जैसे बनना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, तो मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से, क्या आप सब जवाब देंगे? ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, शिक्षक की कौन सी बात बच्चों को छू जाती है? ठीक है, ये मेरा सवाल है। बात बच्चों को छू जाती है। अब आप, मेरी घड़ी में समय हुआ है 9:14, ठीक है? मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं। 3 मिनट में आपको इस सवाल के बारे में जवाब लिखना है। और आप जब बच्चे थे, आप जब विद्यार्थी थे, तो आप अपने शिक्षकों को याद करें कि उनकी कौन कौन सी ऐसी बात थी जो हमें छू जाती थी, हमें क्लासरूम में पढ़ने में मन लगता था, हमारा इंटरेस्ट पैदा होता था। ऐसी कौन सी बात थी हमारे शिक्षकों की जो हमारे दिल के बहुत करीब थी और हमें आज भी याद है? तो उन बातों को आपको लिखना है।
अपने शिक्षक को याद करते हुए लिखिए। सर इसको फुल व्यू कर दीजिएगा। मैंने फुल व्यू किया है, फुल व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं फुल व्यू नहीं है। ठीक है, मैं वापिस शेयरिंग करता हूं। मुझे अपने इसमें फुल व्यू दिखा रहा है अभी। हाँ अब डन। धन्यवाद। चलिए, मेरे ख्याल से कई लोगों का हो गया है। सही है, समय से पहले लग रहा है, फिर भी मैं आपको अभी 1 मिनट और है, तो 1 मिनट के बाद हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे आपसे। चलिए, तो हम अब बातचीत शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन अभी स्टॉप करता हूं ताकि मैं सब लोगों को अच्छे से देख पाऊं। चलिए, तो कौन बताएगा आपने क्या लिखा है? आपको अपने शिक्षक की कौन कौन सी बातें छू गई है, जो आपके दिल के करीब है और आपको याद है? कौन बोलेगा? हाथ उठाए। अच्छा, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जब शिक्षक हाँ, हमारी भारती जी खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, भारती जी बोलिए। कोई हमारी तारीफ करे कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया है और आप आगे इसको और अच्छा कर सकते, तो मन भी लगता है उस काम को करने में। सर ने कुछ बोला है तो हम और अच्छा करके दिखाएं उसको। हाँ, मुझे पहली एक लाइन नहीं सुनाई दी भारती जी, पहली एक लाइन वापस रिपीट कर लेंगे? जब शिक्षक हमारी कोई तारीफ करता है कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया है और आगे आप इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है काम करने में। बहुत अच्छा भारती जी, बहुत अच्छा। सबसे महत्व, सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो शिक्षक का होता है, वो बच्चों ने जो भी काम किया है उसका सही तरह से उसकी प्रशंसा करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर पीठ थपथपाता है। तो भारती जी, आपके वो शिक्षक का नाम क्या था जिन्होंने ऐसा आपको आप सारे छात्रों के साथ किया, जिसके कारण आपको लगा कि ये बहुत अच्छी बात है? उस शिक्षक का नाम बताइए भारती जी। दिलीप जी जरा नाम लिखिएगा ना। वीरेंद्र जी, बढ़िया। तो हम वो वीरेंद्र जी जो आपके शिक्षक थे, उनसे आपने ये एक गुण हासिल किया है और आपको वो याद है और वो आपको छू गया था और आप एकदम 500% सही है, क्योंकि बच्चे की जब प्रशंसा होती है ना, तो उसका हौसला बढ़ता है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है, उसका प्रोत्साहन बढ़ता है। बहुत अच्छा। चलिए, और कोई शिक्षक मित्र शेयर करना चाहता है कि शिक्षक बच्चे होते हुए आपके शिक्षक की कौन सी बात आपको छू गई? चलिए, बढ़िया, हाथ उठा है, आप खड़े हो जाइए, बोलिए। देखना से जैसा कि स्टूडेंट लाइफ में सभी बच्चों से कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे टीचर को गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। उस गलती पर टीचर का हमें मतलब टीचर को गुस्सा ना करते हुए बच्चों को शांति रूप में समझाना, उस गलती पर को बताना कि आगे जाके ऐसा ना करें। तो ये शिक्षक का जो शांतिपूर्ण व्यवहार रहता है वो बच्चों के जीवन में बहुत ही
प्रभाव छोड़ता है कि हमें किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उस पर एक गुस्सा करके उसको और बिगाड़ना नहीं चाहिए ताकि और भी प्रॉब्लम में ना आ जाए। उसको शांति से सुलझाना चाहिए और समझना चाहिए और आगे के लिए उससे सीख लेनी चाहिए। तो देशना बहन, आपने इतने सारे गुण शिक्षक के और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो बता दिया। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपके वो शिक्षक मित्र का नाम क्या है जिन्होंने आपको ये सिखाया या फिर जिन्होंने ये किया तो आपको ये विश्वास आया? स्कूल में तो मोस्ट ऑफ सभी शिक्षक हमारी गलतियों पर हमें समझाते ही थे। ऐसे किसी मतलब सभी शिक्षक हमारे लिए ये भूमिका मतलब अदा करते हैं कि हमारी गलतियों पर हमें समझाते हैं। ऐसे सभी शिक्षकों का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने ये बताया कि लगभग सभी शिक्षक ऐसा करते थे, तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक में वो धीरज थी। सबसे बड़ा गुण जो शिक्षक में होता है ना, वो होता है धीरज। धीरज के साथ बच्चों को वो पढ़ाता है, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाते हुए उससे शिक्षा देता है। वो थकता नहीं है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है ना, वो न थकने वाली व्यक्ति होती है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण में विश्व का भला हो, उसमें अच्छी से अच्छी कोई भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो होता है शिक्षक। अब्दुल कलाम सर क्या कहते हैं पता है? दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अगत्य का अगर कोई काम है तो वो है शिक्षा। सही तरह से शिक्षा दी जाए वही सबसे पहला और सबसे अगत्य का काम है। अगर शिक्षा सही तरह से हो गई तो कभी भी बच्चा मायूस नहीं होगा, बच्चा नकारात्मक नहीं होगा, बच्चा गुस्सा वाला नहीं होगा, बच्चा हिंसक नहीं होगा। तो सही रूप से जो शिक्षा जाती है उसमें बच्चा खुशहाल रहता है। तो बहुत अच्छा देशना जी, आपने बात बताई। आपने ये भी बताया कि गलती मान लेते थे, गलती को समझकर वो गुस्सा नहीं करते थे। तो हमें बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, हमें आंख नहीं दिखानी है। हम आंख दिखाते हैं, हम ऐसे हाथ करते हैं, तू खड़ा हो जा। 50 बच्चों के सामने जब हम बच्चों को ऐसा करते हैं और बार बार करते हैं तो वो बच्चा जो है ना, वो शिक्षक से डर जाता है। फिर वो कक्षा में आने के लिए, न आने के लिए घर पे रोता है। अगर आप में से कितने शिक्षक मित्रों को यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने खुद के जरा हाथ उठाए। कितने शिक्षक मित्र स्वयं खुद माता है और पिता है, ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि बच्चा क्या है ना, बच्चा आप जैसे जिस तरह से वर्तन करते हैं, जिस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और क्लास में तो ज्यादातर क्या होता है शिक्षक मित्रों कि 50 बच्चे बैठे, आपने किसी एक बच्चे को डांटा ना तो बाकी 100 आंखें जो है ना वो बच्चों को देखती है, वो उस बच्चे को देखती है जिसको शिक्षा मिल रही है, ठीक है, जिसको पनिशमेंट मिल रही है। तो होता क्या है कि आप एक बच्चे के माध्यम से सारे बच्चों में डर पैदा कर देते हैं, ठीक है। और वो डर के कारण क्या होता है पता है? वो बच्चा आपके पास आता नहीं है, आपको सवाल नहीं करता है, ठीक है। और जब छात्र सवाल ही नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपना काम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, और जो भी विषय वस्तु है जिसको हमें समझाना है वो मतलब बोर्ड का उपयोग करते हुए रचनात्मक तरीके से बच्चों को समझ आए वैसे पढ़ाना है। मेरी बात सही है या गलत? तो मुझे ये बताइए कि हम में से कितने शिक्षक मित्र ऐसा मानते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हुए अब विशेष ध्यान रखेंगे, उसको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, बट पूरे प्यार से, रचनात्मक तरीके से बच्चों में रस लेते हुए पढ़ाएंगे। चलो जल्दी से हाथ उठा के बताइए।
कितने शिक्षक ऐसा करेंगे? दिलीप जी वापस फोटो ले लेना और इसके नीचे लिख देना, हाँ मैं आऊंगा ना, चेक करूंगा, ठीक है? चलिए बढ़िया। तो ऐसा नहीं करना है ना। देखो छात्र क्या होता है, वो कोरी स्लेट होता है, वो दुनिया में आता है ना तो वो स्लेट में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है ना। तो शिक्षक ही वो स्लेट में लिखवाना शुरू करता है। तो शिक्षक ने वो स्लेट में डर लिखवा दिया तो वो डरेगा, गुस्सा लिखवा दिया तो गुस्सा करेगा, मारना, शिक्षक अगर पिटता है उसको, पिटना शुरू कर दिया तो बड़ा होकर वो समाज को पीटेगा, गलत गलत काम करेगा। तो जो बचपन में मिलता है ना, वो ब्याज सहित बड़ा होके बच्चा समाज को वापस देता है। ये सत्य हकीकत है। तो हमें बच्चों का, हमारे जैन शिक्षा समृद्धि का जो उद्देश्य है कि खिलता हुआ, खुश होता हुआ, खुशहाल बचपन, ठीक है। और उसके लिए शिक्षक को भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, है ना। हम एक ऐसे समाज में, अब मैं दो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को कर देता हूं, हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहां नकारात्मकता सबसे ज्यादा फैली हुई है। हम जाति धर्मों में भी कई बार बटे हुए होते हैं। तो उसी नजरिए से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जैसी सोच होती है ना, उसी हिसाब से हम बच्चों को भी शिक्षा देने लगते हैं। तो उससे बच्चों का नुकसान होता है, उसके भविष्य का नुकसान होता है, उससे देश का नुकसान होता है। तो बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा शिक्षक को ध्यान रखना है कि वो न्यूट्रल रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है ना। और एक समान रहते हुए बच्चों में वो चीज, वो बातें बोएगा जिससे उसका विकास हो। पढ़ाई में कच्चा है, पढ़ाई में उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे। वो कई आदतों में गलत है, तो आदतों के बारे में सही बच्चे, जो बच्चे सही आदतों को नियमित रूप से पालन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को वो इंस्पायर करेगा, उनसे मिलवाएगा। तो ये हमें करना, ठीक है। समझ में आया शिक्षक मित्रों? बढ़े आगे। अच्छा, आप चलिए सभी वापिस एक बार ताली। चलिए सबने ताली बजाई, हाँ बढ़िया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा दूसरा सवाल है, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है, और मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मेरा दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये है, एक अभिभावक शिक्षक से क्या चाहता है? समय की मर्यादा है, इसलिए एक अभिभावक शिक्षक से क्या चाहता है? तो आपको अभिभावक के रूप में सोचना है कि आपके खुद के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो वो स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों से आपकी क्या अपेक्षा है? आपका बच्चा जाहिदा जी, भारती जी, साक्षी जी, हेमंत जी, आपका बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, तो उस स्कूल के शिक्षकों से आपको क्या अपेक्षा है? आप क्या चाहते हैं वो शिक्षक किस तरह से पढ़ाए बच्चों को, जिससे आपका बच्चा होनहार हो, पढ़ाई लिखाई में मजबूत हो, ठीक है। जैसा जो आप चाहते हैं वो आपको लिखना है।
है ना। देखो आपने नोट भर भर के लिखा है, आप इतना लिख रहे हैं कि भाई आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो आप क्या चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपेक्षाएं होनी ही चाहिए। चलिए कौन पढ़ के बताएगा? है ना, स्वैच्छिक रूप से कि मेरा बच्चा अगर शाला में पढ़ रहा है तो मैं ये चाहूंगी। टीना जी, टीना जी ने हाथ उठाया था, हाँ बताइए टीना जी। तो अभिभावक शिक्षक से यह उम्मीद रखता है कि पहली बात तो शिक्षक जो है वो हमारे बच्चों को दोस्तों जैसा व्यवहार करे और उसके अंदर जो खूबियां हैं उसको उजागर करे। ओके, उसके अंदर जो खूबियां है वो ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगर आपका बच्चा ये है तो आप ये अपेक्षा रखेंगे शिक्षक से, राइट। पहली पहली लाइन क्या बोली आपने टीना जी? दोस्तों जैसा व्यवहार करे। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, वापिस रिपीट करेंगे? शिक्षक हमारे बच्चों के दोस्तों जैसा व्यवहार करे। हाँ चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए और बहुत अच्छा टीना जी, बहुत अच्छा। और कोई नए शिक्षक जो अभी तक बोले नहीं है? दोस्ताना व्यवहार करें, हाँ। दोस्ताना व्यवहार कब करना है ना। तो शिक्षक, ये हमें समझना होगा कि छात्रों से मित्रता कब और कैसे होती है, ठीक है ना। हमारे आदर्श, हमारे जो गुण है वो आचरण के रूप में जब बच्चे करने लगते हैं तभी हम उनसे मित्रता कर सकते हैं। अगर छात्र की आदतें गलत है, हमारा आचरण सही है और छात्र, है ना, हमें प्यारा लगता है बट आदतें गलत है, तो मित्रता नहीं करनी है, उसको अच्छे से सिखाने का प्रयास करना। मित्रता तभी हो सकती है जब वो आपके आचरण से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न करे और वो ला चुका हो। तो ये हमेशा याद रखें, नहीं तो छात्र भी स्मार्ट होते हैं, शिक्षक का उपयोग कैसे करना है वो जानते हैं। तो हमारा दोस्ताना व्यवहार उनकी कमजोरी ना बन जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। समझ में आया शिक्षक मित्रों? चलिए और कौन बताएगा? नए कोई शिक्षक? हाँ, हाथ उठाए, पीछे से हाथ उठा है, खड़े हो जाइए। हाँ, आप थोड़ा सा ऊपर, हाँ। एक अभिभावक को शिक्षक आता हो पहले तो वो शिक्षक पूरा क्लास में उसकी नाम ज्यादा से ज्यादा और जरूरत पड़ने पर वो अभिभावक को संपर्क करते हैं। हाँ ठीक है शिवानी जी, जरूरत पड़ने पर वो वाली बात सुनाई थी, उससे पहले क्या बोले थे आप ऊंची आवाज में? कोई रिपीट कर सकता है आगे जो बैठा है वो? पहले तो मतलब जो शिक्षक होते वो क्लास में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे से उनके सीख सके और जरूरत पड़े तो पहले से जो अभिभावक है उनसे समय समय पर उनसे भी संपर्क करें। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो छात्र में जो भी अच्छा है और जो भी बुरा है तो वो तो क्लास में हम नोट करते ही है, और वो छात्र को हम सिखाते हैं, उसको कैसे तैयार होना है वो भी हम करते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, किस विषय में अच्छा है, किस विषय में उसको ज्यादा मदद की जरूरत है, और उसके साथ जो जो होता है वो व्यवहारिक रूप से सम्मान के साथ। पहले तो सबसे पहले शिक्षक का धर्म है कि हर एक छात्र को सम्मान दे, न्यूट्रल रूप से हर एक छात्र सम्मान का अधिकारी है, तो उसको सम्मान दे और सम्मान के साथ साथ वो उसमें जो भी अच्छी बातें हैं वो भी नोट करे, और जो उसके लोग कठिन लग रही है, सीखने में उसको दिक्कत हो रही है तो वो भी नोट करे, उसकी गलत आदतें हैं तो वो भी ध्यान में रखे, और जब भी माता पिता से मुलाकात हो तो पूरे सम्मान के साथ, जब भी हम माता पिता से बात करते हैं तो उनको, छात्र की जब भी बात करें तो पहले उसकी अच्छाई से ही शुरू करना है।
अब मान लीजिए कि जाहिदा जी है, जाहिदा जी का बेटा हमारी ही शाला में पढ़ता है और भारती जी उनको पढ़ा रही है या शिवानी जी उनको पढ़ा रही है, तो शिवानी जी जाहिदा जी को जब बात करेगी उनके बच्चे के बारे में, तो वो पहले उसकी जो अच्छी बातें हैं वो 2 लाइन में जरूर बताएगी, फिर उसमें जो सुधार करने लायक है वो बात भी वो बताएगी। तो ये करने से फर्क आ सकता है, नहीं आ सकता है ना? तो छात्रों की कमियां हमें ध्यान में जरूर रखनी है, बट वो कमियों को बोल बोल कर हमें माँ बाप को भी टेंशन में, तनाव में लाना नहीं है। उसमें जो अच्छा है वो पहले बताना है, फिर जो काम उसके ऊपर करना है तो माँ बाप जी भी आपको अच्छे से सुनेंगे और वो अपने बच्चे के ऊपर काम करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है हेमंत जी, सही है? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए और कोई बताना चाहेगा? हम लोग बताएं। आपने अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चे को शिक्षक कैसे पढ़ाए उसके बारे में क्या लिखा है? चलिए बढ़िया। अच्छा दिलीप जी, ये सारे शिक्षक मित्र खुद खड़े हो रहे हैं कि फिर कोई इशारा कर रहा है खड़े हो जाओ? ऐसा तो नहीं होता है ना? देखो शिक्षा 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 का जो वातावरण है ना, वो हमें क्लास में छात्रों को यही देना है कि वो खुद तैयार हो, मन से तैयार हो, अपने पैरों के ऊपर आगे बढ़ने के लिए पहल करे, इनिशिएटिव ले। चलिए बढ़िया, भारती जी बताइए। सर पहले बात ये टीचर को पेरेंट्स से करेक्ट होना चाहिए कि अगर बच्चे स्कूल में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बस नहीं कर रहे हैं, तो टीचर क्या कॉल करके आप उनसे बात करके उनको बता रहे हैं कि आपको घर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। जैसे स्कूल में आप वो होमवर्क करके लाते हैं, मतलब घर क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि आप थोड़ा घर पे ध्यान दीजिए उन पर, और मतलब उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बताइए, और जो उनकी वीक है वो जिस भी सब्जेक्ट में वीक है उसके बारे में बताइए, तो वो थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए भारती जी, अच्छी बात बताई आपने। वो मेरे ख्याल से थोड़ी बातें आगे जो शिवानी जी ने बताई है वो उसमें आ गई है, बट फिर भी आपका अभिप्राय महत्व का है। देखिए एक बात हमें ध्यान में ये रखनी है कि जैसे कि एक अभिभावक है वो शाला में बच्चों को क्यों भेजता है, क्योंकि बच्चा क्या है, माँ बाप के साथ पिछले 6-7 साल से रह रहा है, तो माँ बाप के वर्तन को वो जानता है कि मम्मी पापा कब क्या कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि उसके मन में मम्मी पापा के बारे में कुछ बातों के लिए क्या हो जाता है, उसका मन जो है ना फिक्स हो जाता है। तो वो कई बार क्या होता है कि माँ बाप की अच्छी बात होते हुए भी वो नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि पूरा दिन माँ बाप के साथ रहा है, तो माँ बाप उनको कई बार टोक देते हैं, कई बार आदेश दे देते हैं, सूचनाएं दे देते हैं, उनका इरादा अच्छा होता है। तो बच्चा क्या है, ये सब सुन सुन के आप भर जाता है, तो उसको फिर मम्मी पापा की सुननी नहीं है। तो वो शाला में क्यों भेजते हैं कि जो बातें वो घर में तो सिखाना चाहते ही है, वो देते भी है संस्कार के रूप में, बट और भी जीवन विषय जो बातें हैं, जो विषयों के माध्यम से और शिक्षक के आचरण के माध्यम से बच्चों को सीखनी चाहिए, इसीलिए वो स्कूल में भेजते हैं, शाला में। तो शाला में हम विषयों के साथ साथ पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जिस विषय के शिक्षक है उसका पूरा प्रभुत्व हमें हासिल करना है। अब मान लो कि आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री है, ठीक है, तो डिग्री होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे शिक्षक है। आप वो डिग्री के बावजूद बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, बच्चा आपके पास पढ़ाई से कैसे सीख रहा है, उसका मन लग रहा है, वो तैयारी कर रहा है ना, तभी आप मान सकते हैं कि आप बीएड है, एमएड है या फिर आप पीटीसी है, जो भी आप शिक्षा के लिए पढ़े हैं वो। नहीं तो सर्टिफिकेट से हमारी प्रगति कभी तय नहीं होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। पढ़ाई में आचरण में वो आना जरूरी है, रचनात्मक तरीके से पढ़ाना जरूरी है, बच्चों के मन तक पहुंचना जरूरी है। तो ये चीज रखें, माँ बाप से सब अपेक्षा नहीं रखेंगे कि हमने सिखाया है अब आप होमवर्क कीजिए। कई बार क्या होता है, माँ बाप भी चाहते हैं, तो माँ बाप को भी समझ में, हम उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां माँ बाप शायद
पढ़ाना चाहते हैं बट उनके पास भी उतनी स्किल नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो आपको माँ बाप को भी थोड़ा, पेरेंट्स को भी थोड़ा, अभिभावक को भी थोड़ा बताना है कि घर पे अगर आप उसको होमवर्क करवा रहे हैं तो कैसे करवाए। जैसे आप क्लास में बच्चों को शाबाशी देकर, है ना, उससे काम करवाते हैं, तो घर में भी कैसे आप इस तरह का वातावरण बना के वो आपको मदद कर सकता है या फिर वो आपकी सुनेगा, ऐसा कर सकता है माहौल। ठीक है? तो ये हमें करना है ना? तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि हम सब कुछ माँ बाप पे नहीं छोड़ेंगे। पहले हम अपने विषयों को बरोबर न्याय करेंगे और बच्चों को समझ में आए, कहानी के रूप में, चित्रों के रूप में, बाहर मैदान में, क्लास में अलग अलग प्रवृत्तियों के माध्यम से सिखाएंगे। और हमारे जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हमारी सारी जो शिक्षकों की टीम है, ट्रेनिंग टीम, वो आपको तरह तरह से कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं वो भी मार्गदर्शन जरूर देगी। ठीक है? चलिए बढ़े आगे। सब तक पहुंच रही है मेरी बात? अच्छा, आप सबको कैसा लग रहा है? मैं अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बोर कर रहा हूं? चलिए तो अपने लिए ताली बजा दे, है ना? चलिए तो अभी मेरा अगला सवाल है, करूं ना सवाल? चलिए तो मेरा अगला सवाल है आप लोगों के लिए। स्क्रीन दिख रही है सबको? चलिए तो शिक्षक को बच्चों को कैसे देखना चाहिए, मैंने इस विषय में थोड़ी बात तो आप लोगों से कर ली है। ठीक है? तो इसको हम थोड़ी एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे। हमारे पास समय कितना है? चलिए तो सब लोगों को सर ने एक कागज दिया होगा, दिया है कागज, एक प्लेन प्लेन कागज है कि नहीं आपके पास? है ना? चलिए सभी को एक एक जल्दी से दे दिया जाए। सभी शिक्षक मित्रों को जिनके पास वो कागज आ गया है, जरा मुझे, हाँ, सवाल लिख लिया ना सबने? शिक्षक को बच्चों को कैसे देखना चाहिए, विद्यार्थियों को कैसे देखना चाहिए? ठीक है? चलिए मैं स्टॉप करता हूं। बता, हाँ, सब जिनके पास कागज आ चुका है जरा हाथ ऊपर करके मुझे कागज बताए, कागज बताए, कागज। हाँ तो देखो रंग बिरंगी कागज है, गुलाबी, हरा, नीला है, केसरी है ना? चलिए बढ़िया है। तो अभी आपको क्या करना है, अगली 2 मिनट में, अगली 2 मिनट में कागज से आपको जो भी कृति बनानी आती हो वो कृति आपको बना लेनी। आपको जो भी आती है, आपको बाजू में नहीं देखना है जाहिदा जी, बाजू में नहीं देखना है। आपको जो कृति बनानी आती है वो कृति आप बना लीजिए जल्दी से, फटाक से। 2 मिनट का समय है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं। बाजू में बात कर रहे हैं आप, वो हाँ, जिन्होंने वो लाल कलर की ओढ़नी ओढ़ी है वो बाजू में बात करते हैं। बाजू में बात नहीं करनी है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है शिक्षक मित्रों। 1 मिनट हो चुकी है। अगर 1 मिनट ज्यादा लेनी पड़े तो मैं दे सकता हूं, मैं उदार दिल का शिक्षक हूं। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए सबके हाथ में कोई ना कोई कृति होनी बहुत जरूरी है। चलिए जो भी कृति बनाई है जल्दी से, जिन लोगों की बन गई है जल्दी से उसका नामकरण कर दे। वो कृति को आप क्या कहेंगे, जल्दी से नाम लिख दे उसके ऊपर। पेन है ना, वो पेन से उस कृति के ऊपर उस कृति का नाम लिख दे, जो भी नाम आपको पसंद है वो।
चलिए, कितने शिक्षकों का हो गया जरा बताएं मुझे। हाँ, और ठीक है, मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, थोड़ा और 50 सेकंड लगता है तो मैं दे सकता हूं, मैं और भी बड़ा उदार दिल का शिक्षक हूं। हाँ, थोड़ा कैमरा ऊपर करेंगे प्रवीण जी। चलिए जल्दी से। हाँ हाँ, बढ़िया। तो भाई सब अपना हाथ ऊपर करके आपने जो भी कृति बनाई है वो दिखाए। हाँ, किसी के हाथों में, जाहिदा जी के हाथ में आपने नाग बनाया है, ठीक है, कि पंखा बनाया है? पंखा है, अच्छा। दीप्ति जी के हाथ में है होली है, बोट बोट है, ठीक है। फिर थोड़ा और, हाँ देखो, एक जो एक जन के हाथ में कैमरा है ना, ऐसा है ना? नहीं, कैमरा नहीं है, होली है, ठीक है। और पीछे टोपी दिखाई दे रही है, क्या है? सबसे आखिर में टोपी है। हाँ, तो दिलीप जी जरा मुझे लिखकर बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि क्या क्या बनाया है हमारे शिक्षक मित्रों ने? तब तक मैं कोशिश करता हूं, आप लोग हाथ खड़े रखिए तो मैं देख लेता हूं। ये बीच में जो है उन्होंने नाग बनाया है, ऐसा कुछ है। हमारे हेमंत जी अभी भी कुछ बना रहे हैं, कुछ बहुत विशेष आविष्कार करने वाले हैं हेमंत जी, ठीक है। तो हाँ, दिलीप जी लिख रहे हैं कैप बनाई है। मैं देख रहा हूँ, कैप है। किसी ने रैबिट बनाया है, किसी ने फैन बनाया है, किसी ने सांप बनाया है। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, और हाँ, चलिए बढ़िया है। पवन चक्की बनाई है, बहुत अच्छा, क्या बात है। आज तो आज तो क्या है कि ऊर्जा का जो इस्तेमाल होता है उसमें पवन चक्की का भी बहुत योगदान है। बहुत अच्छा, तो ऊर्जा उत्पन्न करने में वो काम लगती है। तो शिक्षक मित्रों आप देखिए कि मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि ज्यादातर जो हमने बतख बनाया है, बहुत अच्छा, वाह। तो ज्यादातर हमने कृति जो बनाई है उसमें सबसे ज्यादा, मैं तो वहां हूं नहीं बट मैं दावे से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो कृति बनाई है ना वो है बॉट, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि जो इजी है ना, आसान, वो हम जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आसान है ना वो जल्दी हो जाता है, चलो ठीक है, करवा दिया। तो क्लासरूम में क्या होगा कि जो बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं ना फटाफट, वो शिक्षक के लाडले दुलारे हो जाते हैं। ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये मेरा अच्छा विद्यार्थी, ये 100 में से 100 लाएगा, ठीक है ना। और होता क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाते हैं। शिक्षक भी जब पढ़ाएगा ना तो उसकी आंखें में ज्यादा देखेंगे, समझ में आया बेटा? हाँ टीचर, ठीक है। तो होता क्या है, बाकी सारे बच्चे रह जाते हैं, उनको दुख होता है। देखो, किसी में बतख बनाने की भी क्षमता है, किसी में पवन चक्की बनाने की भी क्षमता है, किसी में स्नैक भी बना सकता है। और ये क्या बताता है, कागज तो एक ही था, कागज तो A4 साइज का एक ही था, सबको दिया था, पर आप सबने अलग अलग सोचा। तो उसी तरह हमारे क्लास में जितने भी छात्र होते हैं ना, वो छात्र के रूप में एक है, बट उनकी सीखने की, समझने की क्षमता जो है ना वो अलग अलग होती है। तो हर एक छात्र को अलग अलग तरीके से सिखाना पड़े, ऐसी क्षमता शिक्षक को लानी है। मेरी आवाज आ रही है? कैमरा रुक गया है शायद। जी हाँ सर। हाँ, मेरी आवाज पहुंची आप सब तक? हाँ, तो छात्र है ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, हर एक की परवरिश अलग अलग होती है, हर एक के घर में वातावरण अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग
माध्यम से, अलग अलग तरीके से जीवन में आगे आए हुए होते हैं, उनकी पालन पोषण किया गया होता है। तो जब हमारे क्लास में आते हैं तो उसी हिसाब से उनकी सोचने की, दुनिया को देखने की दृष्टि होती है। तो हमें वो समझ के उनको मदद करनी है कि वो अच्छे से सीखे। हमें छात्र को एक जैसा देखना है, ठीक है, समानता से देखना है, और उनके अंदर जो सीखने की क्षमता पड़ी हुई है, उनकी जो संभावनाएं है, वो संभावनाओं के ऊपर ध्यान देना है। दीप्ति जी, आप हंस रहे थे, बाजू में कोई बैठा है उसके लिए इशारा कर रहे थे, कौन है वो महान व्यक्ति, बताए हमें। प्रवीण सर है ना, वो कमल का फूल बना रहे थे। अच्छा, तो उस सर के लिए भी तालियां। बहुत अच्छा, आपने कमल का फूल बनाया। तो मतलब कागज एक है, कितनी सारी अलग अलग अभिव्यक्तियां हो सकती है, कृतियां हो सकती है। उसी तरह बच्चे जो है ना, उन सब में अलग अलग संभावनाएं छुपी हुई है, और शिक्षक को उन संभावनाओं के ऊपर ध्यान रखते हुए उसको खिलने में मदद करनी है, पढ़ाना है। किस विषय में वो अच्छा है, हो सकता है कि मैथ्स में वो अच्छा हो पर मातृभाषा में कच्चा हो, तो मातृभाषा में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। मैथ्स इजी है तो वो कर लेगा। और हमें अपनी नोटबुक में, जैसे आप आज सवाल के लिख रहे हैं ना और फिर जवाब दे रहे हैं, इसी तरह हर एक छात्र का नाम मोहन, अब्दुल, करीम, निशान, विशाल, सागर, ऐसे नाम लिख के उसकी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि ये मेरा बच्चा कैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ होशियार विद्यार्थियों की लिस्ट। ऐसा क्या होता है पता है, शिक्षक क्या करता है, जब भी स्कूल में कोई कंपटीशन आता है ना, तो वहां से हेड ऑफिस से कहते हैं कि चलो भाई, आपके क्लास में से कौन इसमें भाग लेगा। तो शिक्षक छात्रों को पूछे बगैर ही सीधा नाम लिखा देते हैं। अरे आप सागर का लिख लो, विशाल का लिख लो, वो रोहिणी है उसका लिख लो, वो आनंदी है उसका लिख लो। क्यों ऐसा? तो उनको पता है कि ये 4 लोग ही ज्यादा भाग लेते हैं। तो हमारा काम क्या है कि जो बाकी बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। सही कह रहा हूं? मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों को तक? ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो सारे छात्र हमारे लिए एक जैसे हैं। ठीक है, बात पहुंची है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेरा विद्यार्थी मुझे भविष्य में कैसे याद करेगा? अभी आप अपने क्लास में जो छात्र पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में सोचिए और इसका जवाब दीजिए कि ये विद्यार्थी जब इस स्कूल से, मेरे कक्षा से, मेरे क्लास वर्गखंड से आगे के वर्गखंड में जाएगा तो मेरे बारे में क्या बोलेगा, मुझे कैसे याद करेगा। आपको एक शब्द में, एक लाइन में ये लिखना है कि मेरा छात्र मेरे बारे में ये बोले, मेरा छात्र मेरे बारे में ये कहे। चलिए, ये तो एक ही लाइन लिखना है, एक शब्द लिखना है। अब नए शिक्षक बात करेंगे। क्या लिखा? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपका छात्र वर्गखंड से दूसरे वर्गखंड में जाए तो आपके बारे में क्या बोले? हमें पता है ना, देखो हम जब छात्र थे तो हमारी क्लास में, हमारी स्कूल में जो शिक्षक थे उसमें जो अच्छा पढ़ाते थे हम उनको आज भी याद करते हैं, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। और ऐसे भी शिक्षक थे जो हमें पसंद नहीं थे, पीटते थे, मारते थे, तो उनको हम चिढ़ाकर उनका नाम रख देते थे। और जब वो होते नहीं थे तो हम बाहर जाके उसी नाम से उनको बुलाते थे दोस्तों के बीच। सही कह रहा हूं ना? तो हमें ये तय करना है कि हमें चिढ़ा के बोले भविष्य में छात्र कि देखो वो टीचर आई मारने वाली, पीटने वाली, या फिर कुछ और, ये टीचर से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, ये टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरे जीवन को उन्होंने बदल दिया है।
इतना सम्मान, इतना प्यार दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान बन गया। बताइए, अभी आप बताइए आपने क्या लिखा है, कौन बोलेगा? जाहिदा जी आप बताइए आप क्या लिखा है। आपका बच्चा वर्गखंड से दूसरे वर्गखंड में जाए या फिर ये स्कूल छोड़ के जाए तो आपके बारे में क्या बोलेगा, क्या याद करवाएगा? आप पीछे से वो खड़े हुए थे, उनको भी फिर मौका देते हैं। बोलिए जाहिदा जी, बोलिए बोलिए, बैठ के बोलिए, आप तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैंने लिखा हुआ है कि मुझे याद करें कि मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है बच्चों को। चलो बहुत अच्छा। देखो ये जो वाक्य है ना, अच्छी शिक्षा दी है, तो उसको और स्पष्ट करना है कि अच्छी शिक्षा में क्या आता है, तो है ना, तो आप उसको स्पष्ट करें। बहुत अच्छी बात है, आपकी ये भावना बहुत सही है ना। बट ये टीचर के कारण मैं मैथ्स में बहुत कुशल हो गया, ये शिक्षक के कारण मेरी मातृभाषा बहुत मजबूत हो गई, ये शिक्षक के कारण मेरा जो व्याकरण है ना वो बहुत सुधर गया, और ये शिक्षक ने मुझे अपना गुस्सा शांत करना सिखाया। जाहिदा जी बताइए। सर, मैं एक्चुअली हिंदी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहाँ पे हिंदी बच्चों से बहुत नहीं अच्छे से आती है। तो इस साल मुझे फर्स्ट क्लास दी हुई है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे मुझसे अच्छे सीख कर जाए और आगे जाए। जायदा मैम ने मुझे हिंदी अच्छी सिखाई है, तो मुझसे अच्छे से हिंदी आती है। अभी कुछ बच्चे वैसे बोलते भी हैं। बहुत अच्छा जाहिदा जी, और मैं वादा करता हूं कि आपने जिस तरह से बोला है ना, उसी तरह से वो बच्चों के अंदर भी वो भाव जाएगा, और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है और वहां यूपी की जो मातृभाषा है ना वो मजबूत होगी। तो ये बहुत अच्छा है, मातृभाषा के ऊपर तो सबसे पहले काम होना ही चाहिए। मातृभाषा मजबूत है तो बाकी सारी दुनिया की भाषा हम अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ था। हाँ आप बताइए, आपने पहली बार हाथ खड़ा किया है, बोलिए। क्या नाम है दिलीप जी? अंकिता नाम है। अंकिता जी, हाँ अंकिता जी बोलिए। मैं भी कहना चाहती हूँ कि बच्चे कोई दूसरे स्कूल में जाए या फिर आज क्लास में चले जाए, मैं स्कूल छोड़ दी, तब वो मुझे इस बात से याद करे जब भी कोई टीचर क्लास में आए, वो कितना ही परेशान, कितना गुस्सा हो, उसे देखकर उसे ये याद आना चाहिए कि आपके पास हमेशा कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी वो अपसेट हो, लेकिन वो हमेशा जब क्लास में आती तो उनकी चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। और मैं हमेशा बहुत रहती हूँ चाहे कितनी भी परेशानी हो क्लास में। क्या हम अपने शिक्षक के लिए, अंकिता जी के लिए तालियां बजा सकते हैं? बहुत अच्छा अंकिता जी। चलिए और एक दो, क्योंकि समय की थोड़ी वो है मर्यादा, इसीलिए बाकी एक दो शिक्षक भी बताए। देखो ये जो शिक्षक बोल रहे हैं और आपने जो लिखा है ना वही होने वाला है, और आप में से किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि मेरे क्लास से बच्चा जब भी दूसरी आगे जाए तो वो मुझे गालियां दे, किसी ने नहीं लिखा होगा। सही है ना? क्यों? क्योंकि हम चाहते अच्छा है, चाहत के रूप में हम यही चाहते हैं कि ये अच्छा ही हो, पर फिर हमारे वर्तन में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत आ जाती है, या हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, या हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, हमें ऐसा लगता है कि कितनी सैलरी मिलती है उस हिसाब से पढ़ाएंगे। तो ये सब बातें जब आ जाती है ना, तो उससे होता क्या है पता है? बच्चों का नुकसान होता है, देश के भविष्य का नुकसान होता है ना। और आप ये ध्यान से रखिए कि चाहे कितनी भी कठिन तंग परिस्थिति हो, पर अगर आपने अच्छा करने की आदत बनाए रखी है ना, तो वो आपको जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम पर ले जाने वाली है। चाहे वो काम कितना भी छोटा हो, बट वो बहुत बड़े मुकाम पर ले जा सकती है, ये मैं दावे से अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो हमें अपना काम पूरी नियत से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से करना है, और शिक्षक की यही गुण होते हैं, वो हमेशा सीखता रहता है, सतत 100%, है ना, नए नए तरीके सीखता रहता है, बच्चों के मन को जानता है, बच्चों को वो अपना हुनर पहचान करवाता है, ये शिक्षक होता है। ठीक है, आप जैसे ही क्लासरूम में वर्गखंड में प्रवेश करते हैं ना, तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, तो आप मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया शिक्षक है। तो उस शिक्षक के लिए तो मैं बहुत सारी तालियां बजाता हूं।
और जैसे ही आप वर्गखंड में प्रवेश करते हैं और बच्चे आपसे आंख चुराने लगते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो समझ लीजिए कि शिक्षा में कोई कमी है, आपके आचरण में कोई कमी है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, बट बच्चे क्या है, नाप लेते हैं। हमारे पढ़ाने के अलावा भी हमारी कई सारी बातों को, कई सारी हरकतों को वो दूरबीन जैसी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं और मन में पकड़ लेते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा माहौल बनाना है कि वर्गखंड में जाते ही छात्र खिले, छात्र के चेहरे पे मुस्कान आए और हम सत्र की, हमारे पीरियड की शुरुआत ही ऐसे करें कि छात्रों का इंटरेस्ट बढ़ जाए। कर सकते हैं, है ना? तो उसमें कहानी कह सकते हैं, गीत गा सकते हैं, चुटकुला सुना सकते हैं, कोई अच्छे बच्चे की तारीफ कर सकते हैं। देखो वो अलग से एक पूरा विषय हो जाएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं इसका। बट यही शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक, पूरा समाज जो है ना, वो भविष्य में कैसा बनेगा वो शिक्षक की जिम्मेदारी है। अगर सही रूप से बच्चे तैयार नहीं हुए तो समाज भी शिक्षा का प्रतिबिंब है। तो जैसी शिक्षा मिली है वैसा आचरण समाज में होगा। ठीक है? तो शिक्षा में बिल्कुल भी हमें अ, अ, मतलब उसको उसको आंखों से ओझल नहीं करना है, उसके लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं करना है। मैं एक दो जो कथन है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं। मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूं और ये चारों सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं ना, ये आपको हमेशा खुद को पूछते रहने हैं। अगर ये चारों सवाल के सही जवाब आप ढूंढते रहे तो आप एक अलग तरह के शिक्षक निखर के बाहर आएंगे और सही में शिक्षक का धर्म निभाएंगे। तो मेरा अगला एक ही वाक्य है, शिक्षक का आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। हम अपने लिए क्या मानते हैं, हम अपने लिए क्या सोचते हैं, वो बात अलग है। मैं जो करता हूं ना, वही मेरा आचरण है और वही शिक्षा है। वो हमें समझ लेना जरूरी है। शिक्षक का आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। ठीक है? तो ये एक बात आपको नोट करनी है कि हमारा आचरण जो है ना, उससे बालक बहुत कुछ सीखता है। और मैंने इसके लिए बता दिया है आपको, तो आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, उसको उसके बारे में लिखे कि भाई आचरण कैसा हो शिक्षक का और मेरे आचरण में क्या बदलाव ला सकते हैं। ठीक है? खुद के आचरण में मेरी सही चीजें क्या है एज अ शिक्षक के रूप में और कौन सी चीजें मुझे इंप्रूव करनी है। तो मैं अगर एक शिक्षक के रूप में सीखते हुए अपने आप को बदलने का, नई नई आदतों को डेवलप करने का प्रयास करूंगी, तो मैं बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी। ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है? तो कुछ एक सूत्र मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में किसने क्या कहा है। और सोचने वाली बात है कि है ना, तो अब्दुल कलाम जी क्या कह रहे हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, मैं मानता हूं कि दुनिया में शिक्षा के कार्य से अगत्य का दूसरा कोई कार्य नहीं है। ठीक है? अब्दुल कलाम जी ये मानते हैं और वो हमारे लिए ही कह रहे हैं। कोई भी दुनिया का दूसरा कोई भी कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सही शिक्षा है। चाणक्य क्या कहता है? शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण जो है वो उसकी गोद में पलते हैं। इसका मतलब क्या कि शिक्षक ने अगर सही दिशा दिखाई है, सही रूप से सिखाया है, तो वो बच्चा इतने जबरदस्त दुनिया में आविष्कार करेगा
और मानव संस्कृति और मानव सभ्यता को बचा कर रखेगा और उसका उत्थान के लिए काम करेगा। और अगर उसको सही शिक्षा नहीं मिली, गलत शिक्षा मिली, तो वो हो सकता है कि हमारे गांव का एक गुंडा बन सकता है, एक स्मगलर बन सकता है, एक आतंकवादी बन सकता है, और ये गांव को, देश को, दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये प्रलय के रूप में कहा है चाणक्य ने। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि आप बिल्कुल साधारण नहीं हो। मेरे सामने जितने भी शिक्षक मित्र बैठे हैं, आप बिल्कुल साधारण नहीं हो, आप असाधारण हैं। और आपके सामने बैठे हुए बच्चों का भविष्य जो है वो आपके हाथ में है। आप या तो उनका निर्माण करेंगे, उनको अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, सेना में, आर्मी में, व्यवसाय में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, उसको जो करना हो, जिसमें रुचि हो, वैसा उसको बनाएंगे। तो आप बिल्कुल असाधारण हैं, मैं ये मानता हूं आप सभी के लिए। एक वाक्य किसी ने ऐसा कहा है कि शिक्षक के बगैर आप सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे समाज को समृद्ध बनाना है। जैन शिक्षा समृद्धि का ये कार्य हजारों बच्चों तक पहुंचाना है, तो वो हम अपने कार्य से कर सकते हैं। तो ये हम हमेशा ध्यान में रखें। और आखिर में क्या कहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो जीवन के अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही शिक्षक है। तो बच्चे के मन में, बच्चे के परिवार में, बच्चे के दिल में, पढ़ाई में, जहां पे भी अंधकार है, उसमें अगर कोई लाइट करने वाला है, कोई प्रकाश देने वाला है, तो वो हमारा शिक्षक है, हमारी स्कूल का शिक्षक है। तो आज के सत्र के बारे में मुझे जो बात करनी थी वो मैंने पूरी की है। आपको अगर कोई प्रतिभाव देना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन, आप बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए आरती जी, सॉरी भारती जी, साक्षी जी, हेमंत जी, जाहिदा जी, शिवानी जी, और भी नाम थे, कुमकुम जी, अंकिता जी, आप सब असाधारण शिक्षक है। और जिनका नाम मैं नहीं जानता उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल असाधारण हैं। और आपके माध्यम से बच्चों का, उस गांव के बच्चों का भविष्य बदल सकता है, बन सकता है, और भविष्य में वो आपको इतनी दुआएं दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी शिक्षक मित्रों से आज बात करके, और मैं आशा रखता हूं कि हमारा ये जो संवाद है वो आपको एक अच्छे, बेहतर शिक्षक बनने में उपयोगी होगा। और जब भी आपको कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, तो आप जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, और हम उचित मार्गदर्शन जो हो सकता है वो आपको जरूर देंगे। तो कोई कुछ कहना चाहता है, कोई सवाल है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो हम सीधे नीरज जी के पास चलते हैं। हाँ, मैं खास दिलीप जी और दीप्ति जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने शिक्षकों के लिए इस तरह के सत्र का आयोजन किया, उनको और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जो छात्र है उनको अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे आचरण, मजबूत आचरण वाले हमारे शिक्षक हो, ताकि सही रूप से सिखाए जाए, और नकारात्मक जो समाज में फैली हुई है उसकी जो असर है वो हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचने पाए। तो क्या हम दिलीप जी और दीप्ति जी के लिए ताली बजा सकते हैं, उनका अभिवादन कर सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, दीप्ति जी। और प्रवीण जी का भी मैं खास आभारी रहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने जो सेटअप में हमें मदद किया है दिलीप जी के साथ। तो प्रवीण जी, इसके कारण आज मैं इन सारे शिक्षकों के संवाद को सुन पाया, उनकी बातों को सुन पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जैन शिक्षा समृद्धि का, जिसके माध्यम से आप लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमें अवसर मिलता है, और हम अपनी बात रख पाते हैं और आपको सुन पाते हैं। तो नीरज जी,
सत्र के अंत में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई वापिस सवाल है, कुछ कहना है, पूछना है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर अगला सत्र ऐसा हो तो आप में से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जबरदस्ती नहीं, हाँ, मन से, स्वैच्छिक रूप से। जरा तो सब शिक्षक मित्रों ने हाँ बोली है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे भी एक फीडबैक मिला है, मेरा भी हौसला मजबूत हुआ है। कोई अपना फीडबैक तो दिलीप जी, दीप्ति जी, आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कहिए। कोई भी टीचर अपना 1 मिनट में फीडबैक देना चाहता है जी? कैसा लगा, क्या परिवर्तन लाएंगे आप? हाँ, प्रवीण जी बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने जो भी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और हमारी टीम के लिए, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सेटअप था, ये तो पहले से ही चल रहा था, जैसे लॉकडाउन में था तो वही सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें ये शिक्षा मिली है आपसे कि हमें अपना व्यवहार रेगुलर, जो हम बनना चाहते थे कभी, उस तरीके का हमें रेगुलर अपना व्यवहार रखना है। और जो कई कई गलतियां क्या हो जाती हैं हमारे आसपास जो हम रहते हैं माहौल से, तो वो चेंज हो जाती हैं। हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है कि हम वो उनमें ना उलझें और हम अपना व्यवहार वैसे ही रखें जैसे हम बनना चाहते थे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। और कोई शिक्षक मित्र? स्थिर हो गया। कनेक्शन कट गया क्या? नीरज जी जी? शायद फीज हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है, चालू होगा अभी। हम्म। जी दिलीप सर, यदि आपकी कनेक्टिविटी बन रही हो तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हो। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ दिलीप जी। हेलो। हाँ, कैमरा शायद वो हो गया है। अच्छा, कैमरा हुआ है। हाँ सर, हाँ, एक मिनट, इसको बंद कर दो। Recording in progress. हाँ, म्यूट है। प्रवीण जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ा सहयोग हमें किया और शिक्षण का आयोजन किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी टीम के साथ में जो इसका जैसे कि उद्देश्य है, आदर्श शिक्षक एक कैसा होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, हम सीखेंगे और उसको अमल में लाएंगे और बच्चों के बीच में उनको एक देश का योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार। थैंक यू। धन्यवाद दिलीप जी। नीरज जी, समापन की ओर है, आप अपनी बात। जी बिल्कुल सर, और हमारे संचालक जी के मैसेज के साथ और शिक्षक जी के आदेश अनुसार आज के इस सत्र को हम यहीं पे विराम करेंगे। और जैसा कि आज के सत्र में एक प्रभावी शिक्षक का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए बच्चों के सामने, ये आज हमने बहुत ही गहराई से एक्टिविटी के माध्यम से समझा। और इसी के साथ आज के इस प्रशिक्षण सत्र को यहीं पे महावीर वंदना के वाचन के साथ हम समाप्त करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी अपने हाथों को जोड़ देंगे और प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मोहि माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल बिघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं,
जो तरणे तारणे भवि निवारण भव जलधि के तीर हैं देवंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर भगवान से एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। सुप्रभात, जय भारत। सभी को नमस्ते, जय श्री